नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं हम सुबह में दोस्तों। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो शाम 3 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप RWA का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें RWA प्रैक्टिस सेट हो या यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट हो या किरण पब्लिकेशन का हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है, अगर सभी का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, वहाँ से आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप के हमको फॉलो करिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 10वां शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस मुगल सेना नायक के साथ जो है शिवाजी जो है, कह रहा है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी जो हैं किस सेना नायक के साथ जो है पुरंदर की संधि किए थे। ऑप्शन आपके सामने है, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां या फिर अफजल खां के साथ। तो जो है शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है जो कि 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी, अगर पूछा जाए पुरंदर की संधि कब हुई थी तो 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्तों, और किसके किसके बीच में हुई थी, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें जो है शिवाजी द्वारा 35 किलो में से 23 किले जो हैं वापस लौटाने पड़ गए थे। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा जो है गलत बताया गया है। अजमेर में कुवल अल इस्लाम मस्जिद है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि जौनपुर में अटाला मस्जिद है, यह सही बात है। मालवा में जहाज महल है, यह भी बात सही है। गुलबर्गा में जमा मस्जिद है। अगर बात करें दोस्तों कुतुब्बल जो है कुवल अल इस्लाम मस्जिद जो है यह आपका दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है, ना कि अजमेर में है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन गलत सुमेलित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, मिलान करना है। कह रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, सभी को पता होगा, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं, बिल्कुल सही। और निरुक्त की बात करें, निरुक्त के लेखक जो हैं यास्क हैं और वार्तिक की बात करें तो कात्यायन है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन पहले में दिख रहा है, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन कौन शासक जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ। इनमें से कौन व्यक्ति जो हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो एक तो अशोक था, सभी को पता होगा, अशोक था। अशोक के साथ साथ इसका जो है पौत्र होता है, पुत्र, जिसके बेटे का पुत्र जो होता था दशरथ, या अशोक के बेटे का पुत्र था, यह दोनों व्यक्ति जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला और चौथा व्यक्ति जो हैं यह बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा और चौथे व्यक्ति जो हैं अशोक और दशरथ जो हैं यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ जो था अशोक के बेटे का पुत्र था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या अथर्ववेद से है।
तो शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण जो है आपका दोस्तों यह यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा होगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है यह यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। पूछा जा रहा है कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा जो परीक्षा की व्यवस्था थी सिद्धांत के रूप में निम्नांकित किस वर्ष स्वीकार किया गया था, किस वर्ष स्वीकार किया गया था, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। तो सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा जो परीक्षा की व्यवस्था शुरू की गई थी यह आपके शुरू की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। कब की गई थी? 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, चार्टर एक्ट के तहत जो है कानूनी व्यवस्था लागू कर दी गई थी और नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी जो हैं परीक्षाओं द्वारा किए जाएंगे, यह बात कही गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 7वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है अरोड़ा आसफ अली एक भूमिगत जो है गतिविधि प्रमुख आयोजक थे। कहाँ से थे दोस्तों, किस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर स्वदेशी आंदोलन में? अरोड़ा आसफ अली जो है किस भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक किए थे दोस्तों? यह किए थे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब की गई थी? यह 1942 में इसकी शुरुआत होती है और यही व्यक्ति हैं जो अरोड़ा आसफ अली हैं। अरोड़ा आसफ अली ही जो पहले व्यक्ति हैं, इन्होंने मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। कौन है? अरोड़ा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने वाले कौन व्यक्ति हैं? अरोड़ा आसफ अली ही। इनका संबंध जो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? 1942 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किए थे? ऑप्शन आपके सामने है, सिंगापुर, टोक्यो में, कलकत्ता में या फिर रंगून में किए थे। तो बात करें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की सरकार का जो उद्घाटन किए थे यह किए थे आपके सिंगापुर में। ऑप्शन ए हमारा होता है सिंगापुर में। सिंगापुर में दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को जो है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है स्वाधीन भारत की सरकार गठित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है स्वाधीन सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1943 में सिंगापुर से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है सही दर्शाया गया है? कौन से व्यक्ति के समय कौन सी घटना हुई थी, यह जोड़ा सही है? राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो है उनके समय में द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था? नहीं, यह बात गलत कही गई है। सूर्य सेन के समय चटगांव केस हुआ था, यह बात सही कही गई है। कि दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। सूर्य सेन के समय जो है चटगांव केस हुआ था दोस्तों। अब यह कब हुआ था? और सूर्य सेन की बात करें दोस्तों तो सूर्य सेन को फांसी कब दी गई थी? तो 12 जनवरी जो है 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को जो है चटगांव केस के तहत जो है इनको 1934 में फांसी दे दी गई थी। ठीक दोस्तों, तो कब दिया गया था सूर्य सेन को फांसी? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में किसे फांसी दी गया था? या सूर्य सेन को फांसी दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है किसे माना जाता है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है दोस्तों? अगस्टस हिक्की को या फिर चार्ल्स मेटकाफ को या फिर मैक
ग्रेथ को या फिर डिजारेली को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका चार्ल्स मेटकाफ को। ऑप्शन बी हमारा होता है, चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 11 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है के दक्षिण में कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण क्या है? मृत घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। अपतन घाटी के नाम से जाना जाता है, अभिनत घाटी, या फिर पूर्ववर्तीय घाटी, या रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में जो कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी का उदाहरण जो है यह आपका दोस्तों है रिफ्ट घाटी। कौन है? रिफ्ट घाटी किसका उदाहरण है? मृत घाटी का उदाहरण है कौन सा? रिफ्ट घाटी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाला कौन सा पर्वत है? अपेलाइंस है, या फिर आल्प्स पर्वत है, जूरा पर्वत है, पेरिनीज पर्वत। तो जो दोस्तों फ्रांस और स्पेन के बीच में पर्वत है इसका नाम दोस्तों है पेरिनीज पर्वत। कौन है? पेरिनीज पर्वत जो है यह फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है सीमा निर्धारण करता है। कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा निर्धारण का काम करता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास जो है विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है? सबसे अधिक बॉक्साइट किस देश के पास है, यह हमसे पूछा गया है। भारत के पास है, रूस के पास है, सूरीनाम के पास है, या ऑस्ट्रेलिया के पास है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक जो है यह गिनी देश के पास है। नंबर 1 पे आता है गिनी देश, और दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका आता है वियतनाम। कौन आता है? वियतनाम आता है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि बॉक्साइट संचित भंडार में से कौन सा पहले स्थान पर आता है, सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार किया है दोस्तों इन ऑप्शनों में से। इनमें जो है गिनी नहीं दिया गया है, तो हमारा कौन सा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया हमारा सही आंसर होगा। पहले स्थान पर संचित भंडार में बॉक्साइट पे गिनी है और दूसरे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? हमें ऑस्ट्रेलिया दिया है, या हमारा ऑप्शन जो होगा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? पूछा गया है किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा पर है, भागीरथी नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, या फिर गंगा नदी पर? तो बद्रीनाथ की बात करें दोस्तों तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पर स्थित। कौन से? बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ जो मंदिर है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगर वहीं बात करें दोस्तों केदारनाथ की तो केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी पर है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर कौन सा मंदिर है? केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर कहाँ किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी पर है। और बात करें अलकनंदा नदी पर कौन सा मंदिर है? तो बद्रीनाथ मंदिर है। और अगर बात करें दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी जो दोनों नदियों का मेल होता है, संगम होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसकी बात करें दोस्तों तो उसे जो जाना जाता है रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जो आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ दोनों जहाँ मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हमसे पूछा गया था कि बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर स्थित है?
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा कि बद्रीनाथ जो मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, उरुग्वे जो है, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? उरुग्वे दौर किससे संबंधित है दोस्तों? WTO से है, IMF से है, या फिर गैट से है, या विश्व बैंक से है। तो उरुग्वे दौर जो संबंधित है दोस्तों, यह आपका WTO से संबंधित है। किसे है? WTO से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनसंख्या कमी आई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में जो है जनसंख्या सबसे कम आई थी दोस्तों? नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, सिक्किम में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों नागालैंड में आपका, नागालैंड राज्य में जनसंख्या में कमी आई थी। किस राज्य में? तो नागालैंड में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मध्याह्न भोजन को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? मध्याह्न भोजन को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है दोस्तों, आपका ऑप्शन है स्कूल मैनेजमेंट, या व्यवस्थापक, या फिर पंचायती राज संस्था, या स्वयं सेवा समूह, या फिर ठेकेदार। तो पूछा गया कि मध्याह्न भोजन प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? ठेकेदार का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगर बात करते हैं मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से की गई थी, कब से प्रारंभ किया गया था मध्याह्न भोजन देने का, यह दोस्तों शुरू किया गया आपका 15 अगस्त आपका 1995 से शुरुआत किया गया है। कब से शुरू किया गया है? 15 अगस्त 1995 से। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? इनमें से कौन सी एक फसल जो है रबी फसल है? ऑप्शन आपके सामने है, कपास है, मक्का है, अरहर है, सरसों है। तो दोस्तों बात करें फसल की, तो भारत में जो है 3 प्रकार की फसल पाई जाती हैं। एक रबी की फसल, दूसरी जायद की फसल, और तीसरी खरीफ की फसल। तो कौन कौन सी होती है? एक रबी की फसल आर हम लिख देते हैं, खरीफ की फसल के लिए KH लिख देते हैं, और जायद के लिए J लिख दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, खरीफ की रबी की फसल में बात करते हैं। रबी की फसल में गेहूं आता है आपका, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सब जो हैं आपके रबी के फसल में आते हैं। अगर खरीफ की बात करें, खरीफ में जो है दोस्तों आपका अरहर आता है, मक्का आता है, गन्ना, कपास, ये सब जो हैं खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर जायद की बात करें तो जायद में सब्जी आती है दोस्तों, ककड़ी, तरबूज, खीरा, ये सब जो हैं जायद के फसल में आते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था कि रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सी फसल जो है रबी की फसल है? तो सरसों जो हमारा है, इन ऑप्शन में से सरसों एक रबी फसल है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय रुपए का बाह्य मूल्य हाल ही में अवमूल्यन किया गया था। हाल ही में जो है भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? जुलाई 1991 में, जनवरी 1991 में, जुलाई 1990 में, या जनवरी 1990 में? तो भारतीय रुपए का हाल ही में जो अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1991 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय जो संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? पंचायत के क्षेत्राधिकार के जो है कुल कितने विषयों को रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने 27 विषय हैं, 28 हैं, 29 हैं, 30 विषय हैं। तो संविधान की जो है 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल जो है 29 विषय को रखा गया है।
कितने विषय को रखा गया है? 29 विषय को रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ की जाता है दोस्तों? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में, या फिर उच्च न्यायालय में की जाती है, या फिर जिला एवं सत्र न्यायालय में, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, यह आपकी केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 127 में यह बातें कही गई हैं दोस्तों, अनुच्छेद 127 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। केंद्र राज्य संबंध पर जो है डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। किस राज्य पे की गई थी? आंध्र प्रदेश पे, या फिर केरल द्वारा, तमिलनाडु द्वारा, या फिर कर्नाटक द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति जो गठित की गई थी दोस्तों, यह आपकी तमिलनाडु द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तमिलनाडु द्वारा गठित किया गया था राजमन्नार समिति का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में अनुसूचित जो है सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के कहाँ सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकार में, या फिर डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य में, या आर्थिक अधिकार है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो चर्चा की गई है दोस्तों, यह आपका मौलिक अधिकार में ना होते हुए राज्य के नीति निर्देशक में किया गया है। किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए जो आपका अनुच्छेद होता है 39 के डी में कहा गया है। अनुच्छेद 39 के डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा जो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होता है। 39 के डी में यह बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की जो है विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 380, या 312, या 60 है अनुच्छेद, या फिर अनुच्छेद 51। तो विदेश नीति से जो संबंधित है दोस्तों, यह आपका अनुच्छेद 51 संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू विषाणु है दोस्तों, कौन सा है? N5H1, या फिर NH5, या NH5, या फिर H5N1 होता है। तो दोस्तों बर्ड फ्लू विषाणु जो है दोस्तों, इसकी बात करें तो बर्ड फ्लू विषाणु की यह दोस्तों H5N1 होता है। H5 और N1 होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है दोस्तों? सोडियम है, गंधक है, पोटेशियम है, लोहा है। तो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है दोस्तों, यह आपका पोटेशियम होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होता है। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है में से मुख्यतः जो है किसके लिए सीटेन संख्या गुणता जो है प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है दोस्तों, कौन सा? पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल, डीजल, या फिर तारपीन का तेल। तो जो है दोस्तों प्राचल के रूप में जो प्रयुक्त होता है यह आपका डीजल होता है। क्या होगा ऑप्शन? क्या ऑप्शन सी हमारा होता है, डीजल जो है प्राचल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है?
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम क्लोरेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है या जिंक आयोडाइड है? तो कृत्रिम वर्षा में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह आपका सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? पूछा जा रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में जो है निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो आयन मंडल होता है। यह आपका आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जो है सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को या फिर प्रेमचंद युग को? तो दोस्तों, जो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, यह भारतेंदु युग को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है, एक करेला लोकोक्ति का पूरा कीजिए। दोस्तों, लोकोक्ति को पूरा करना है। लोकोक्ति क्या होती है? एक करेला दूजा नीम पर चढ़ा। एक करेला दूजा नीम पर चढ़ा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? एक करेला दूजा नीम पर चढ़ा। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, एक करेला दूजा नीम पर चढ़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सदैव शब्द में संधि कौन सी है? सदैव में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। तो सदैव में दोस्तों, सदैव में जो संधि होती है, यह आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस वाक्य में क्या त्रुटि है, वह हमको पहचान करना है। जो इसको पहचान नहीं है दोस्तों, इसका शुद्ध वाक्य हमको बनाना है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, या मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, या मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस वाक्य का जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य की पहचान करे जाते दोस्तों, इसका सही अर्थ होता है मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा होता है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 40 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। कौन सा जोड़ा जो है गलत मिलान किया गया है, यह हमसे पूछा गया है। इसमें है लभ्य का विलोम अलभ्य होता है, सही बात है। फिर अगला है कि शेष का विलोम शब्द जो होता है अशेष होता है। शिष्ट का परिशिष्ट, शिष्ट का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों परिशिष्ट नहीं होता है। शिष्ट के विलोम की बात करें तो शिष्ट का विलोम होता है अपशिष्ट होता है। शिष्ट का विलोम जो होता है अपशिष्ट होता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा गलत है? ऑप्शन सी वाला हमारा गलत बताया गया। गलत हमसे पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? भारत का जो है पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? पंजाब राज्य में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर मणिपुर में किया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, यह आपका मणिपुर में किया गया था दोस्तों। कहाँ? मणिपुर में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को या फिर 22 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है, यह आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं बात करते हैं दोस्तों 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को सभी को पता होगा, 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंटिंग जो है नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? 1991 में, 1971 में, 2003 में या फिर 2010 में किया गया था। तो ग्लोबल फुटप्रिंटिंग नेटवर्क की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2003 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात करते इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। द हेग कहाँ है दोस्तों? तो नीदरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में। अगले प्रश्न की इसमें पूछा जा रहा है 56 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि अबू धाबी की राजधानी क्या है दोस्तों। अबू धाबी किसकी राजधानी, ये हमसे पूछा गया है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात की है, नीदरलैंड की है, दक्षिण कोरिया के है, इटली की है। तो अबू धाबी की बात करें दोस्तों, तो अबू धाबी जो है यह यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो यह आपके 80 क्षेत्र। कितने हैं? 80 संसदीय क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पंचमहल किस में स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? हवा महल में है, या फिर ग्वालियर के किला में है, फतेहपुर सीकरी में है, या फिर आगरा के किला में है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। तो पंचमहल की बात करें दोस्तों, तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर के सीकरी में स्थित है पंचमहल। अगले प्रश्न की बात करते हैं।